सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोकिंग। तो अगर आपको इस चीज़ के पीडीएफ चाहिए लेक्चर के, तो आप जाके बायोकिंग सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे एक सब्सक्राइबर है, वहाँ जाके आप ज्वाइन करो और आपको टेलीग्राम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट करते हैं हम लेक्चर की शुरुआत, और ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं लेक्चर स्टार्ट। आज वन शॉट है, ये लेक्चर पूरा ख़त्म, फिर इसकी एनसीईआरटी रीडिंग, देन उसके बाद न्यू चैप्टर बॉटनी का चलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन परिवहन, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। वायुनासिक छिद्र से लेकर यह कूपिका तक का भाग श्वसन परिवहन कहलाता है। इसमें क्या क्या भाग आते हैं? बीच में नासा प्रकोष्ठ आता है, नासा कक्ष, नासा ग्रसनी, ग्लोटिस, ध्वनि यंत्र, श्वसनिका, श्वसनली, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, नेक्स्ट स्लाइड, तृतीयक श्वसनी, प्रारंभिक श्वसनिका, अंतस्थ श्वसनिका, श्वसनिका, कूपिका, नलिका जिसे एल्वेलाई डक्ट बोलते हैं, आर्टरिया, कूपिका को और कूपिका। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से दिखे और आप अच्छी तरीके से इसे देख पाओ, समझ पाओ। बाह्यनास छिद्र से लेकर ध्वनि यंत्र तक का क्षेत्र चालन क्षेत्र कहलाता है, तथा श्वसन से लेकर प्रारंभिक श्वसन तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। इसमें सीलिया उपस्थित, सीलिएटेड कला, म्यूकस ग्रंथि पूर्ण वलय सी आकार की उपस्थित होता है। अब ये आप बोलेंगे क्या पूर्ण वलय क्या होती है? तो मैं आपको अभी एक स्लाइड लेके जो है समझा देता हूँ। अपूर्ण वलय, जैसे कि ये हमारे फेफड़े हैं, और जो इस पे श्वसन पे ये सी टाइप की छल्ले जैसी संरचना होती है, इसे बोलते हैं अपूर्ण वलय। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अपूर्ण वलय क्या होती है? उपस्थित होती है। अंतस्थ श्वसनिका में सीधे अनुपस्थित, तब म्यूकस अपूर्ण वलय अनुपस्थित होते हैं। किसमें? अंतस्थ श्वसनिका में। साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसे कर लेते हैं क्लियर। नोट्स, बाह्य नासा छिद्र से ध्वनि यंत्र तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? चालन क्षेत्र। बाह्य वातावरण को गैसीय विनिमय तक लेकर जाता है। बाह्यनास छिद्र से ध्वनि यंत्र तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? संवहन क्षेत्र। बाह्यनास छिद्र से ध्वनि यंत्र तक का क्षेत्र चालन क्षेत्र, तथा बाह्यनास छिद्र से लेकर ध्वनि यंत्र तक का क्षेत्र संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र का क्या कार्य है? बाहरी वायु तापमान को शरीर के तापमान के बराबर करता है। अगर हम गर्म गर्म कोई भोजन खा लेते हैं तो वह हमारे अंगों को ज़्यादा प्रभावित ना करे, इसलिए बाह्य तापमान को शरीर के तापमान के अनुकूल यह बना देता है, तो उसे ठंडा कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं। संवहन क्षेत्र चल रहा है। बाह्य शुष्क वायु को आर्द्र बनाने में सहायक करता है। सरल, घनाकार व स्तंभाकार कोशिका उपकला पाई जाती है। अब नया क्षेत्र आता है हमारा विनिमय क्षेत्र। ये रक्त के साथ गैसीय नियंत्रण में सहायक होता है। रेस्पिरेटरी ट्री सीलिया अनुपस्थित होती है। म्यूकस अपूर्ण उपास्थि वलय अनुपस्थित होती है। इनमें सरल घनाकार उपकला पाई जाती है। सबसे ज़्यादा विसरण एल्वेलाई यानी कूपिका में होता है। सबसे ज़्यादा विसरण जो गैसीय विनिमय का मुख्य क्षेत्र कहलाता है। यह फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्या? एल्वेलाई। एल्वेलाई एक गुब्बारे के समान संरचना है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, ट्रेकिया सीलिया का क्या कार्य है? श्लेष्मा को बाहर निकालना। फेफड़ों में कौन सा भाग गैसीय विनिमय कराता है? कूपिका और कूपिकाओं में, कूपिका नलिका और कूपिकाओं में। मनुष्य में वायु पथों का सही क्रम कौन सा है? नासा गुहा से लेकर कूपिकाएं। नेक्स्ट स्लाइड। लेक्चर थोड़ा फास्ट है तो आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो रफली एक डायग्राम है, तो उसको आप समझिए। अभी आपको समझा देता है। बाह्यनास छिद्र है, जो हमारे नाक के बाहर छिद्र होते हैं बाह्यनास छिद्र, और ये अंदर जब खुलते हैं ना कहते हैं आंतरिक नास छिद्र। ये जो एक ढक्कन के समान की संरचना है, इसे को बोलते हैं ग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ये गुल्लेट द्वार, ये हमारी ग्रसिका, और यहाँ है हमारा ध्वनि यंत्र जिसे बोलते हैं हम लैरिंग्स, और ये क्या है? ग्लोटिस। जब हम भोजन करते हैं तो ग्लोटिक्स लैरिंग्स ध्वनि यंत्र को ढक लेता है, जिससे श्वास नली में भोजन नहीं जा पाता।
भोजन ग्रसनी में जाता है। श्वासनली और उपान उपास्थल वाला जो सी का आकार के छल्ले टाइप के दिख रहे हैं, अपूर्ण उपास्थल वलय। ग्रसनी ये भोजन वायु का वनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी भोजन का भी मार्ग है और वायु का भी मार्ग है। एपिग्लोटिस जो ढक्कन के समान की संरचना थी वो एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस क्या है? ये इलास्टिक उपास्थि से बना होता है। भोजन निकलते समय एपिग्लोटिस ग्लोटिस को ढक लेता है। वायु भोजन के मार्ग में नहीं जाता, वायु मार्ग में भोजन नहीं जाता। ध्वनि यंत्र लैरिंग्स बोलते हैं। यह उपास्थि संरचना, इसे ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। यह भी उपस्थि की बना होता है जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। ग्रसनी ध्वनि यंत्र के द्वारा श्वास नली में खुलती है। ध्वनि यंत्र एक उपास्थि बॉक्स है जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है ट्रेकिया। ट्रेकिया श्वास नली, यह एक सीधी नलिका है जो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। जो ये ट्रेकिया होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। वक्ष के मध्य भाग में पाई जाती है। श्वास नली वक्ष कोशिका के सामने पाई जाती है। यह प्राथमिक श्वसनी अपूर्ण उपास्थि वलय जो सी आकार के टाइप की है, छल्ले जैसी संरचना है अपूर्ण उपास्थि वलय। द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी और ये हो गए ब्रोंक्यूल्स एंड लास्ट हो गया कोपिकाई। तो मैं आपको अभी एक स्लाइड लेके इसका एक डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो जैसे हमारी क्या है श्वसनी, इस पे सी आकार के अपूर्ण उपास्थि वाले हो गए। ये हमारे हो गए फेफड़े, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। तो इसमें ये क्या होगी प्राथमिक श्वसनी, फिर ये बटेगी, ये होगी द्वितीयक श्वसनी, ये हो गई तृतीयक श्वसनी। इसी तरीके से फिर ये होता है ब्रोंक्यूल्स। फिर उसके बाद आ जाती है इसमें ये अंदर कूपिका जो गुब्बारे के समान की संरचना होती है। कूपिका हमारे दोनों फेफड़ों में कितनी होती है? 300 मिलियन कूपिका हमारे दोनों फेफड़ों में 300 मिलियन कूपिका पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। कार्डियक खांच। अब कार्डियक खांच है जहाँ पे कार्डियक आ जाए, दिल से संबंधित है, कार्डियोलॉजी, दिल का हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी का रहता है। तो जो फेफड़े होते हैं, थोड़ा एक डायग्राम आपको बना के दिखाना पड़ेगा। जैसे अच्छी तरीके से बनाते हैं, अच्छा नहीं बना। ये हमारा सपोज फेफड़ा है और एक फेफड़ा ये है। तो ये जो फेफड़ा है इसमें जो ये भाग है यहाँ पे हृदय होता है, तो इस दबे हुए भाग को बोलते हैं कार्डियक खांच से बोला जाता है। कार्डियक खांच क्या है? यह लेफ्ट फेफड़े के अतिरिक्त सतह पर बनता है और हृदय की दाब की वजह से बनता है, जैसा मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है। अपूर्ण उपास्थि वलय पृष्ठ सतह पर अपूर्ण होती है। उपास्थि वलय की संख्या कितनी होती है? पृष्ठ सतह पर 16 से 20 इनकी संख्या होता है। अपूर्ण उपास्थि वलय का कार्य क्या है? श्वास नली को चिपकने से बचाती है तो सारा प्रदान करती है। अगर अपूर्ण उपास्थि वलय ना हो तो श्वास नली चिपक सकती है। फिफ्थ कशेरुकी T5 पर ट्रेकिया 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है जिन्हें दाईं प्राथमिक श्वसनी तथा बाईं प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है। जो ये ट्रेकिया है हमारी श्वास नली, ये कशेरुकी के 5वें भाग पर जाके 2 भागों में बट जाती है। फिर ये अंदर जाती है प्राथमिक श्वसनी, और इसे कहते हैं जिन्हें दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। ट्रेकिया चैम्बर। वक्षीय गुहा। वक्षीय गुहा पृष्ठ सतह पर केंद्र कशेरुकी दंड से बनती है। आधार लिखे गए। अधर सतह स्टर्नम पार्श्व सतह पर पसलियों से नीचे भाग गुम्मदाकार डायफ्राम बना होता है। पसलियों से नीचे भाग गुम्मदाकार भाग डायफ्राम बना होता है। जैसे इस डायग्राम में हमने शो भी किया है। ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी रिब्स यानी पसलियाँ। ये हो गया कशेरुकी दंड वर्टिब्रल कॉलम। और ये पश्च भाग है, ये अग्रभाग है। पश्च भाग में यहाँ पे डायफ्राम गुम्मदाकार डायफ्राम देखने को हमें मिलता है। डायफ्राम एक गुम्मदाकार संरचना है जो कंकालीय पेशी से बना होता है।
ये डोम शेप्ड घुम्मदाकार कहते हैं। यह इंस्पायरेशन में सहायता करता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मैंने आपको बताया भी है, इसलिए इसे इंस्पायरेशन मसल्स भी कहते हैं। किसे? डायफ्राम को इंस्पायरेशन मसल भी कहते हैं। बाह्य इंटरकोस्टल मसल EICM, इंट्राकोस्टल मसल अंत बाह्य पार्श्व पेशी, और आंतरिक इंटरकोस्टल मसल IICM यह बलपूर्वक निःश्वसन कराने में सहायक होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लंग्स। लंग्स क्या कार्य करते हैं? लंग्स फेफड़ों की उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई, जो हमारे लेयर है उनसे उत्पत्ति हुई मेसोडर्म से। स्तनधारी में ठोस स्पंजी तथा पेशी रहित फेफड़े पाए जाते हैं, यानी पेशी से बने हुए फेफड़े, इसलिए हम इन्हें सीधे फेफड़ों का आयतन में परिवर्तित नहीं कर सकते। देखते हैं नीचे, फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। यदि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का आयतन भी बढ़ेगा। अगर वक्ष आयतन का फेफड़ों घटेगा वक्ष आयतन, तो फेफड़ों का आयतन भी घटेगा। राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स से बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, जिसे प्लूरा कहते हैं। दो स्तर से बनाता है, इनके बीच प्लूरा के स्थान को प्लूरा कहते हैं। फेफड़ों के बीच के स्थान को प्लूरा स्थान कहते हैं। इसमें एक द्रव्य भरते हैं, प्लूरा द्रव्य कहते हैं। इसका जो डायग्राम है यहाँ पे समझाया भी गया है। जैसे ये एक रफली डायग्राम है लंग्स का, तो ये जैसे एक फेफड़ा है, इसके बाहर भी आपको दिख रहा होगा जो ये बचा हुआ स्थान है, इसे बोलते हैं प्लूरा अवकाश। इसमें प्लूरा द्रव्य भरा होता है, जैसे चिपकने से रोकता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है, तो टोटल हमारे पास इसमें 20 स्लाइड है, तो लेक्चर थोड़ा लंबा बनेगा। प्लूरा द्रव्य यह फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम करता है। फेफड़ों के बीच अंतर दाब सामान्य दाब कितना होता है? 760 और mm, इसलिए अंतर पार्श्विक दाब कहते हैं। अंतर पार्श्विक दाब 756 होता है। नेक्स्ट जो हमें देखना है, हमारा पॉइंट क्या है? फेफड़ों की आंतरिक संरचना। फेफड़ों की श्वसनिका के शाखित जाल से बने होते हैं। फेफड़े श्वसनी तथा श्वसनिका के शाखित जाल से बने होते हैं। फेफड़ों की आंतरिक संरचना क्रियात्मक इकाई कुपिका है। दोनों फेफड़ों की कुपिकाओं में संख्या कितनी होती है? 300 मिलियन। मैंने आपको पहले भी बता दिया, 300 मिलियन दोनों फेफड़ों में कुपिकाओं की संख्या है। प्रत्येक कुपिका पतली अनियमित भित्ति युक्त संवहनीय थैलीनुमा संरचना है। एक थैली की जैसी संरचना है, संवहनीय, इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो अभी आपको डाउट क्लियर करते हैं। कुपिका फेफड़ों की सतह से क्षेत्रफल को बढ़ाती है, अतः रक्त तथा फेफड़ों के साथ गैसीय विनिमय बढ़ता है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की संरचना, जो ये कुपिका है इसकी संरचना एक गुब्बारे के समान संरचना है। इसमें क्या होता है? वायु आती है, O2 आती है और CO2, जैसे ये हमारी रक्त वाहिनी है, तो O2 हाँ हमारा ब्लड में जाएगा, ब्लड से पूरे शरीर में परिवहन होगा ब्लड, तो वह कोशिकाओं तक ऑक्सीजनित ब्लड जाएगा। फिर जो डीऑक्सीजनित रक्त है वो फिर से फेफड़े में आएगा, फेफड़े से एल्वियोलाई में आएगा। इस तरह से चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। विसरण उपकला 3 भित्ति से मिलकर बनी है। रक्त वाहिनी कोशिका की भित्ति एंडोथीलियम से बनी है। रक्त वाहिनी की जो भित्ति है वो एंडोथीलियम से बनी है। पहला कोशिका भित्ति आधारीय पदार्थ और रक्त कोशिका भित्ति। विसरण की मोटाई 1 mm होती है, यानी माइक्रोमीटर। ब्रीदिंग, श्वसन क्या है? श्वासन और श्वसन में अंतर मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया था। श्वसन, सामान्य व्यक्ति 12 से 16 बार श्वास लेता है, मतलब श्वास लिया और छोड़ दिया, ये एक प्रक्रिया हो गई। तो 12 से 16 बार एक स्वस्थ व्यक्ति श्वासन करता है। टाइप ऑफ ब्रीदिंग, श्वसन के श्वासन के प्रकार। श्वसन लिखा हुआ है, श्वासन होता है, ब्रीदिंग श्वसन होता है, रेस्पायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, अंतःश्वसन और निःश्वसन। तो अब इनमें अंतर देख लेते हैं। अंतःश्वसन निःश्वसन में क्या अंतर है? इसमें इंस्पायरेशन मसल में संकुचन होता है, डायफ्राम या ICM होता है। इंस्पायरेशन 2 सेकंड में होता है। इसमें बाह्य बाहुल्य वायु वातावरण में फेफड़ों में विसरित कर दी जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सपायरेशन। इनमें ATP खर्च नहीं होती, 3 सेकंड में यह क्रिया हो जाती है।
बाहुल्य वायु फेफड़े वातावरण में विसरित होती हैं। फेफड़े वायु वातावरण से फेफड़ों तो दोनों में ही विसरित हो रही है। इंस्पायरेशन अंतःश्वसन, तो यहाँ पे भी आपको डायग्राम के द्वारा यहाँ पे समझा दिया है। लंग कैविटी यानी लंग स्पेस, तो ये हमारी क्या है, रिब्स स्टर्नम, रिब्स पसलियों का जाल, इसके रिब्स केज बोलते हैं पसलियों का जाल। और पृष्ठ सतह पर हमारा पाया जाता है दंड, कशेरुकी दंड, जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये फिर गुंबद आकार की संरचना क्या है, डायफ्राम है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वक्षीय गुहा का आयतन अग्रपश्च पर बढ़ता है। डायफ्राम के संकुचन के बाद ईआईसीएम में होता है, अतः वक्ष गुहा का आयतन अधर पृष्ठ पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ब्रीदिंग, श्वसन या समातन भी हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, सामान्य आधारीय श्वसन, दो भागों में बटा है ब्रीदिंग, और बलपूर्वक वक्षीय श्वसन। सामान्य आधारित श्वसन यह अनैच्छिक प्रक्रिया है, मतलब ये इच्छा के विरुद्ध होती है। इनका नियंत्रण मेड्यूला द्वारा होता है। 75% योगदान किसका है, डायफ्राम का, और 25% योगदान है ईआईसीएम का। नेक्स्ट है बलपूर्वक वक्षीय श्वसन। अगर हम बलपूर्वक श्वसन कर सकते हैं, जैसे कि हमें CO2 जैसे हम बाहर छोड़ते हैं, हम बलपूर्वक भी उसे बाहर छोड़ देते हैं। यह एक ऐच्छिक प्रक्रिया है, इच्छा से की जा सकती है। इनका नियंत्रण प्रमस्तिष्क करता है, जो सेरिब्रम द्वारा किया जाता है। इसमें आईआईसीएम का योगदान कितना है, 75%। डायफ्राम का होता है 25%, इसका योगदान देखने को मिलता है। गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय क्या है, गैसीय विनिमय का मुख्य भाग क्या है, कूपिका एल्वेलाई। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो संचरण द्वारा विसरित होती है। यह मुख्य दाब प्रवणता पर आधारित होती है। क्या, गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो गैसीय विनिमय को प्रभावित करते हैं। गैस के आंशिक दाब में अंतर, जिसमें दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। पहला पॉइंट तो है गैसीय विनिमय का, जिसमें दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। विसरण कला की मोटाई, जितनी मोटाई उतना ही कम क्या होता है, विसरण होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्लाइड है, उसमें देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। गैसीय घुलनशीलता, जितनी ज़्यादा घुलनशीलता होगी विसरण की दर उतनी ही अधिक होगी। CO2 की मात्रा घुलनशीलता की O2 की तुलना में 20 से 25% अधिक गुना अधिक होगी। पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब, गैसों को मिश्रण में एक अकेली गैस का योगदान को आंशिक दाब कहते हैं। गैस दोबारा बताते हैं, गैसों के मिश्रण में एक अकेली गैस के योगदान को क्या कहते हैं, आंशिक दाब कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। वातावरणीय दाब ATM, एटमॉस्फेयर दाब प्रेशर, इससे कितनी होती है, 760 mmHg। आंशिक दाब बराबर इसका हम जो औसत काटते हैं, गैस की प्रतिशतता बटे 100 × 760 mmHg। एग्जाम्पल, जैसे हमें नाइट्रोजन की पार्शियल वातावरणीय दाब करनी है, एटमॉस्फेयर प्रेशर काटना है, तो N2 का कितना होता है, 78 वाट गैसीय प्रतिशतता बटे 100 × 760, तो 593 mmHg जाता है। इसे आप सीधे भी याद रख सकते हो। O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 159.3। CO2 का 0.3 पार्शियल होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। शरीर के अंगों में आंशिक दाब, गैस, वातावरणीय गैस, कूपिका, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त और उत्तक। तो आप इसे टेबल के रूप में भी याद कर सकते हैं, O2 CO2। अब देखते हैं, जैसे वातावरणीय गैस O2 का कितना है, 159, और कूपिका में इसका दाब कितना हो जाता है, 104। अशुद्ध रक्त में इसका मात्रा कितनी हो जाए, 40%, और शुद्ध रक्त में 95% ऑक्सीजन की। उत्तक में जब ये जाता है तो 40% इसकी क्या रह जाती है, मात्रा रह जाती है, CO2 में वातावरणीय गैस कितनी होती है, 0.3, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। फिर कूपिका में हो जाती है 40%, अशुद्ध रक्त में 45%, शुद्ध में 40%,
फिर उत्तक में हो जाती है 45%। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें जल्दी जल्दी हमें स्लाइड को कवर करना है क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है और जल्दी से जल्दी मुझे लेक्चर भी खत्म करना है। 20 मिनट का लेक्चर हो चुका है। इंस्पायर्ड एयर और यह है एक्सपायर्ड एयर। एक्सपायर्ड एयर पी प्रेशर ऑफ O2 120, PCO2 27, PCO2 इधर है 40। तो कूपिका ये एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। इसमें PO2 कितना है 104 और PCO2 कितना है 40 mmHg। तो इसको थोड़ा भी जूम करके आपको समझाते हैं कि क्या ये डायग्राम है। क्या ये क्या है, हमारा हृदय है। ये है ऊपर का हिस्सा लेफ्ट लिंब और ये राइट लिंब। तो कूपिका से जो ऑक्सीजन है वो आएंगी सबसे पहले लेफ्ट लिंब में। लेफ्ट लिंब से ये जाती है वाहिका धमनी। यह एक वाहिका धमनी है। लेफ्ट लिंब से जाती है वाहिका धमनी है। वाहिका धमनी से ये जाती है सीधा ऊतकों में, ये जो हमारे टिश्यू है टिश्यू में। फिर टिश्यू से CO2 जाती है किसमें, राइट लिंब में। और राइट लिंब से फिर से CO2 चली जाती है एल्वियोलाई में। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन। O2 ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट। 97% O2 RBC में HB के रूप में होता है, हीमोग्लोबिन के रूप में। कितना परसेंट होता है ऑक्सीजन का, जो होता है 97% होता है। और 3% O2 प्लाज्मा में घुल जाता है। जबकि CO2 का ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ है, 70% बाइकार्बोनेट के रूप में, 20 से 25% आरबीसी द्वारा, और 7% प्लाज्मा में घुलित हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन को देखते हैं। HB सामान्य वयस्क व्यक्ति में HB की मात्रा कितनी है, 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml में। कितनी मात्रा में, 12 से 16 ग्राम। हीमोग्लोबिन प्लस ग्लोबुलिन, इसमें 95% प्रोटीन होता है। यह एक 5% प्रोटीन रहित भाग है जिसमें आयरन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन लोहे युक्त जटिल प्रोटीन है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक HB के 4 अणु 2 O2 को जोड़ते हैं। HB O2 का जुड़ना प्रारंभिक PO2 पर निर्भर करता है। HbO2 के लिए निर्माण की परिस्थिति क्या है, PO2 ज़्यादा होना चाहिए और PCO2 कम होना चाहिए। pH ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो HbO2 के लिए निर्माण की परिस्थितियाँ हैं। वियोजन की परिस्थिति क्या है, HbO2 के वियोजन की परिस्थिति, PO2 कम, PCO2 ज़्यादा, pH टेम्परेचर कम और टेम्परेचर ज़्यादा। कि एक यहाँ पे थोड़ा जोक याद आ गया जो स्काई सर ने बोला था। PO2 तो हीमोग्लोबिन से PO2 कहता है, अगर जहाँ PO2 होगी ज़्यादा, वहाँ साथ रहने का वादा। और जहाँ PO2 होगी कम, वहाँ साथ छोड़ देंगे हम। जैसे कि आप बताया HbO2 के निर्माण की परिस्थिति कब होगी, जब PO2 होगी ज़्यादा तो साथ रहने का वादा, हीमोग्लोबिन बन गया। HbO2 के वियोजन की परिस्थितियाँ बिछोड़ने की, जहाँ PO2 होगी कम तो बिछुड़ गए, तो साथ छोड़ दिया तो साथ छोड़ देंगे हम। HB से बंधुता किसकी, CO2 की। तो O2 CO की, कार्बन ऑक्साइड की CO2 से अधिक होती है। इसकी HB से बंधुता O2 की तुलना में 200 से 300 गुना अधिक होती है। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आपको समझाया भी गया है। ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में CO प्लस O2 प्लस CO2 प्लस एंड O3NO3। CO2 आयरन में जुड़ती है। यह अनुत्क्रमणीय क्रिया है। इसमें क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। यह CO2 O2 यह भी आयरन से जुड़ती है। इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। CO2 किससे जुड़ती है, NH2 से। इसमें कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। और O3NO3 यह आयरन से जुड़ती है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इसमें मैथोग्लोबिन बनता है।
तो नेक्स्ट स्लाइड देखते लेते हैं और जल्दी से इसका यहाँ पे ही लेक्चर का कर देते हैं एंड, क्योंकि टाइम है कम। सॉरी, चलो पूरा ही लेक्चर हम इसको कवर करते हैं। अब अवोक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, जो ये ग्राफ है इसको बोलते हैं अवोक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। यह O2 संतृप्त HB की प्रतिशतता मात्रा और PO2 के बीच है। किसकी? O2 की मात्रा परसेंट में और PO2 के बीच यह वक्र है। HB का वियोजन वक्र सिग्मोइड होता है, यानी सिग्मा के आकार का यह वक्र होता है। मायोग्लोबिन पेशियों में उपस्थित श्वसन वर्णक है। O2 से बंधुता किसकी? मायोग्लोबिन की। फिटस, यह क्रम है। O2 से बनता मायोग्लोबिन की फिटस हीमोग्लोबिन से अधिक होगी। वयस्क एच हीमोग्लोबिन की फिटस अधिक होगी। इसमें P50 5 ग्राम mHg, P50 फिटस हीमोग्लोबिन में 18 से 20 mHg और वयस्क में P50 की मात्रा 30 mmHg। तो यह वक्र है, तो इसको भी आप देख लीजिए। यह CO2 और यह PCO2। यहाँ पे ये जैसा बताया सिग्मोइड सिग्मा के आकार का होता है। तो जैसे यहाँ 40 है तो यहाँ इसका 50% रहेगा। 40 मतलब 40 से आगे 50 से यहाँ 50% क्या रहेगा? विऑक्सीजनित रक्त, और ऑक्सीजनित रक्त 95% होता है, तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा 97। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी यह वक्री है। तो इस वक्र में जो जो हमने देखा उसको अब यहाँ पे देख रहे हैं। 100 ml ऑक्सीजनित युक्त रक्त में 20 ml O2 का परिवहन होता है। सामान्यतः 100 ml ऑक्सीजनित युक्त रक्त ऊतकों को लगभग 5 ml O2 पहुँचाता है। कितना? 100 ml ऑक्सीजनित रक्त ऊतकों कितनी परसेंट, कितना ml ऑक्सीजन ऊतक को लगभग 5 ml ऑक्सीजन पहुंचाता है। सामान्यतः 100 ml डीऑक्सीजनित रक्त कोशिकाओं में कितने परसेंट? 4 ml कोशिका में CO2 मुक्त करता है। भारी व्यायाम के दौरान 100 ml डीऑक्सीजन ब्लड 15 ml ऑक्सीजन ऊतकों में मुक्त करता है। अगर हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमें सांस फूलने लगती है, तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो 15 ml 100 ml 15 ml ऑक्सीजन को ऊतकों में मुक्त करता है। इन द ऑफ कार्बो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 HB द्वारा 20 से 25% रूप में परिवहन होता है। यह बंधिता CO2 के आंशिक दाब से संबंधित है। उच्च PCO2 निम्न PO2 HB के साथ CO2 का बंधन होता है, जबकि निम्न PCO2 का PO2 कोशिका में होता है। ऊतक में HB से बंधित CO2 कोशिका मुक्त होती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन द सेल ऑफ बायोकार्बोनेट, ऊतक में अपचय के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त RBC और प्लाज्मा में विसरित होता है। H+ आयन व HCO3 बनाती है, जबकि कोशिका में CO2 कम होने पर CO2 H2O में बनते हैं। इस प्रकार बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित और कोशिका तक परिवहन CO2 का पुनः CO2 में मुक्त हो जाती है। बोहर प्रभाव और हिंडेन प्रभाव, इन दोनों प्रभाव को देख लेते हैं। बोहर प्रभाव क्या है? यह उच्च PCO2 पर HBO टूटकर ऊतकों में मुक्त करता है। उच्च PCO2 ODC राइट साइड में राइट शिफ्ट होगा, जबकि हिंडन प्रभाव में उच्च PCO2 HBO में CO2 को एल्वेलाई में मुक्त करता है। उच्च PCO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 एल्वेलाई में मुक्त करता है। तो हमारी टोटल 21 स्लाइड है, 19 स्लाइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 19 स्लाइड पे हमारे श्वसन का तंत्रिकीय नियमन। श्वसन केंद्र मस्तिष्क में मेड्यूला ओब्लिगेटा भाग में उपस्थित होता है। मस्तिष्क में का पश्च भाग इसका नियंत्रण करता है। ये क्या है? पोन्स है।
यह श्वसन लैन केंद्र है। यह एक रफली डायग्राम है। तो यह है पिन्यूमोटिक्स कोर्टेक्स, आईआईसीएम अधरीय पेशी और वर्टिब्रल राइस्पेटरी ग्रुप। ये हमारा जो नीचे है डायफ्राम है। तो लेक्चर यहाँ तक ही बन पाया, तो ये सिस्टम हो गया हैंग। तो नेक्स्ट जो स्लाइड बची है हमारी, कितनी स्लाइड बची है देख लेते हैं। 2 स्लाइड और बची हैं, तो इसको करते हैं हम नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।